हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BPCS 188 द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अगेन आज हम जो भी पढ़ेंगे आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। ओके, लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड को डालेंगे यहाँ पर अगर, ठीक है, तो आपको आपका सब्जेक्ट कोड डाल के आपको सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो आप उनको एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अगर इनको कवर कर लेते हैं तो आपके 90+ स्कोर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हमने सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई सजेस्ट कि आप जल्दी से इसको विजिट करके देखें थोड़ा। ठीक है, आपके अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321। ऑल राइट गाइज, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इनके हमें रोल्स और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। अब ये सोशल साइकोलॉजिस्ट होते क्या है, तो उससे पहले हमें जानना होगा अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या होता है। देखिए, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जहाँ पर हम जो हमारी थियोरीज बनती हैं ना, जो हमारी थियोरीज डेवलप होती हैं, उनको हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हो वो ख़त्म हो। आप नाम से ही समझिए, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो जो सोशल से यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, उसको समझ कर हम लोग, उसकी नॉलेज को समझ कर हम जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टैकल करते हैं। रियल लाइफ में हम लोग इंडिविजुअल के लिए वेलफेयर क्रिएट करते हैं। अब ये वेलफेयर कैसे होगा और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि इट स्टडीज हाउ people think, feel and behave in society. They work to improve relationships, social system, organization and अलग अलग कैटेगरीज में इसका हेल्प होता है. Their main aim is to understand human behavior and use this knowledge for the welfare of individual and the society. All right. मीनिंग ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। देखिए, वही मैंने आपको बताया इसमें कि इट फोकसेस ऑन अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, कि वही प्रिंसिपल्स को हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज़ करते हैं। इट स्टडीज द टॉपिक सच एज एटीट्यूड, प्रेजुडाइसेस, ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सोशल इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ना, आपके ह्यूमन बिहेवियर से ही लिंक करते हैं। ठीक है, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल्स में देख लेंगे, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सब में ये वर्क करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट। ऑलराइट, अब थोड़ा सा इनके रोल्स के बारे में जानते हैं। रोल्स ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे, कि जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम होती है, सोशल इश्यूज होते हैं, उनको ये सॉल्व करने का काम करते हैं। कैसे, प्रॉब्लम्स क्या है पहले तो, जैसे कि इश्यूज है हमारे, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, एडिक्शन, बुलिंग, बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं जहाँ पे एक ह्यूमन एस्पेक्ट आता है। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ह्यूमन एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉज दे सजेस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। पहले ये समझते हैं फील्ड पे जाके कि प्रॉब्लम कहाँ लाई करिए। अगर ये स्कूल्स में है तो स्कूल्स की रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, अगर हॉस्पिटल में है तो वहाँ की रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे सोशल साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद में ही फिर ये क्या करेंगे, अपना एक इंटरवेंशन देंगे कि सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्वर है। फिर बात करते हैं जैसे रिसर्चर की। Applied social psychologists conduct research to understand human behavior in different social situations. ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस होती है ना, जैसे स्कूल की सिचुएशन अलग हो गई, हॉस्पिटल की अलग हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज की सिचुएशंस अलग है। तो इन सबको समझ के ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही अपना सोल्यूशन देते हैं। ऑलराइट, अब दे कलेक्ट द डेटा थ्रू सर्वेज, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आगे हम बात करेंगे जब कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है, तो उसमें सारे मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। ये रिसर्च हेल्प गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज, वही सारी चीज़ें ये सबको हेल्प करने का काम करते हैं। फिर आते हैं काउंसलर्स एंड एडवाइजर्स। मैंने आपको पहले भी बताया है, काउंसलर एडवाइजर कैसे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग फील्ड में, स्पेशली अगर स्कूल का हम एग्जाम्पल ले लें तो स्कूल में एज अ काउंसलर काम करते हैं। वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज होती हैं, ठीक है, उनको समझते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है, देखिए, दे प्रोवाइड द गाइडेंस to individual groups and organization. They help people to improve communication,
manage stress, reduce conflict, and develop healthy social relationships. दे ऑल्सो एडवाइज पॉलिसी मेकर्स ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। तो जब भी गवर्नमेंट जो है वो कोई भी प्रोग्राम बनाती है सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो ये उनमें भी हेल्प करते हैं कि ह्यूमंस जो है, ठीक है, उनका क्या बिहेवियर रहता है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्कीम के ऊपर, ठीक है, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं ये एडवाइजर्स। ओके, फिर हम बात करते हैं एजुकेटर एंड ट्रेनर्स की। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट एजुकेट पीपल अबाउट सोशल बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, वैसे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों को। लोग जो हम लोग, इवन हम भी स्कूल्स में टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है, ये मेंटल हेल्थ का हमको इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। और ना ही हमारे स्कूल्स में कोई काउंसलर्स होते थे, साइकोलॉजिस्ट बैठे रहते थे जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनते थे, है ना। बट अभी चीज़ें बदल रही हैं, अभी चीज़ चेंज हो रही है, अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि हम इस एंगल से भी सोचें। ठीक है, तो यहाँ पर ये एजुकेटर्स का भी काम करते हैं, सोशल बिहेवियर लोगों को पढ़ाते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट वर्कशॉप्स, अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन स्कूल, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटीज। द ट्रेनिंग इम्प्रूव्स टीम वर्क, लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं ह्यूमंस के बीच में, ठीक है, हम देखते हैं कई बार स्कूल्स में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखेंगे ना, तो हम बेटर टीम वर्क भी कर पाएंगे। तो इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एज एन एजुकेटर और ट्रेनर बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद में कम्युनिटी डेवलपर की बात देखते हैं। दे वर्क विद द कम्युनिटीज टू इम्प्रूव सोशल कंडीशंस and quality of life. They encourage public participation and promote equality and help communities deal with the social issues such as unemployment, health problem and social injustice. भाई मैंने आपको बताया कि ये इन सारी चीज़ों की ये पहले से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में, उसके बाद में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सोल्यूशन देते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं फंक्शंस पे कि इनके फंक्शन क्या है। हमने रोज देख लिए ना अभी, अब हम फंक्शंस देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। देखिए, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं अलग अलग जो एरिया है वहाँ पर किस तरीके से वो सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल पे, वो कैसे पड़ता है। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कल्चर हुआ, फैमिली हुआ, मीडिया हुआ, ये अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, इन सिचुएशंस में किस तरीके से ह्यूमन रिएक्ट करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। फिर सेकेंड है चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स। नेगेटिव एटीट्यूड जैसे जैसे कि प्रेजुडाइसिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेट करना दूसरों को, या बाकी जो सोशल एटीट्यूड होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिज़ाइन प्रोग्राम्स। अब डिज़ाइन प्रोग्राम ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पर लोगों के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि ताकि उनको रियलाइज़ हो कि जो हमारी चीज़ें हैं जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो कितना इलॉजिकल है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे टोलरेंस, कोऑपरेशन, सोशल हार्मनी, ये सारी चीज़ें प्रमोट होती है। ठीक है, टीम वर्क डेवलप बिल्ड होता है। ऑलराइट, फिर थर्ड है इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। अब देखिए, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो वर्क प्लेस होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जनरली कन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और क्या प्रमोट करने के लिए, टीम वर्क प्रमोट करने के लिए, लीडरशिप प्रमोट करने के लिए, लोगों को मोटिवेशन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों को सोशल बिहेवियर के बारे में बताना, और यहाँ पर अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग कैसे प्रमोट करते हैं, दे क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस के थ्रू। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं होती है। ठीक है, हमको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, फ्रॉम द स्कूल हमको यही पढ़ाया जाता है, बट जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये ट्राई करते हैं लोगों को इन चीज़ों के बारे में भी पता चले। ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन, इनकरेज द पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है, सच एज एक्सरसाइज, क्लीनिनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। देन फिफ्थ है हमारा असिस्टिंग इन पॉलिसी फॉर्मेशन। अब अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट की भी हेल्प करते हैं। कैसे, गवर्नमेंट जो है वो स्कीम फॉर्मुलेशन करती हैं अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, वुमेंस के लिए हो गया, गरीब लोगों के लिए हो गया, लेबर के लिए हो गया। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लोग हैं ये किस तरीके की सोशल सिचुएशन में रहते हैं, क्या ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों के ऊपर, इन सब की नॉलेज कौन देता है, हमारे साइकोलॉजिस्ट देते हैं, और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली ही स्कीम जो है वो फॉर्मुलेट करती है इसके ऊपर। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम पहले ये पता होनी चाहिए तभी तो स्कीम बनेगी। तो वो प्रॉब्लम्स कौन बताता है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन जो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है वो हमारे साइकोलॉजिस्ट ही बताते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन हमने क्या देखा, वही देखा हमने
कि किस तरीके से जो सोशल साइकोलॉजी है वो रोल प्ले करती है इन इम्प्रूविंग द सोशल कंडीशंस। ठीक है, हम लोगों को प्रॉब्लम पता चलती है सबसे पहले तो, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बाद में हम अकॉर्डिंगली सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग फील्ड में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्क प्लेस हो, सब में, या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज भी हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज़ों को लेकर। तो वही चीज़ बताई गई है कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन सोशल साइकोलॉजी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए सोशल साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ब्रांच है। ऑल राइट, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वी सी कि हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, अब इसकी सराउंडिंग में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो ये इसकी जब ये इसके इंटरेक्शन में होगा तो ये अलग बिहेव करेगा, जब ये इसके साथ होगा तो अलग बिहेव करेगा, जब ये इसके साथ होगा अलग बिहेव करेगा, और जब ये अकेला होगा तो अलग बिहेव करेगा। ये मैंने आपको थोड़ा क्रक्स देख दिया है इस थियोरी का। ठीक है, अब यह है कि इट एक्सप्लेन हाउ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, ठीक है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, ग्रुप, कल्चर, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सेट्रा। ऑलराइट, इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटरेक्शन एंड सोशल बिहेवियर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कितने सारे अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं, हम स्कूल में होते हैं, कभी कभी हम कॉलेज में होते हैं, कभी फैमिली के साथ होते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ में होते हैं, तो ये अलग अलग सेटअप्स में हम कैसे बिहेव करते हैं और किस तरीके से एनवायरनमेंट हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑलराइट, यही सारी चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक थिंकर है गॉर्डन ऑलपोर्ट, ये कहते हैं कि जो सोशल साइकोलॉजी है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी of how the thoughts, feelings, and behavior of individuals are influenced by the actual, imagined और implied presence of other। ओवरऑल ये यही कहते हैं किस तरीके से दूसरों की प्रेजेंस में, ठीक है, अब चाहे वो एक्चुअल हो, चाहे इमेजिन्ड हो, चाहे इम्प्लाइड हो, किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, पीपल मे बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर अलोन एंड व्हेन दे आर इन अ ग्रुप। सिमिलरली सोशल मीडिया, फैमिली, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑलराइट, सोशल साइकोलॉजी स्टडीज ऑल दीज इन्फ्लुएंसेस, सारे इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से काम करते हैं यही समझते हैं हम सब में। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी फर्स्ट, देखिए सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करती है। साइंटिफिक मेथड जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, रिसर्च, ठीक है, ताकि ह्यूमन बिहेवियर को समझा जा सके। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, मतलब ऐसे ही हम कुछ थियरीज नहीं बना रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग साइंटिफिकली टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, सेकेंडली स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, देखिए इट स्टडीज हाउ पीपल बिहेव इन सोशल सिचुएशन। कोई भी एक इंसान है, ठीक है, अलग अलग सोशल सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है वो यही देखते हैं। ऑलराइट, ठीक है, थर्ड इज फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है, इंडिविजुअल और सोसाइटी को साथ में रखकर हम ये देखते हैं कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, इंडिविजुअल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोसाइटी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग इस चीज़ में पढ़ते हैं। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे डायनेमिक एंड चेंजिंग। देखिए ये जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंस करना होता है एक दूसरे को, ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक और चेंजिंग कैसे, टाइम के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सोशल कंडीशन के हिसाब से, समय के हिसाब से। मान देखिए हर समय जो है ये इंटरेक्शन सेम नहीं रहता। ठीक है, जब आप एक बच्चे होते हैं तब आपका समाज से एक अलग तरीके से इंटरेक्शन होता है, फिर आप स्कूल लाइफ में आते हैं तब अलग होता है, फिर आप बड़े हो जाते हैं तब अलग होता है। तो अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग तरीके से सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सेम कल्चर में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए है, ठीक है, वहाँ का इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी से जैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और एक इंडियन है, इंडियन का इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के साथ जैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये डिफरेंट है ना। हमारी सोसाइटी उनकी सोसाइटी का इंटरेक्शन अलग हो जाता है। यही चीज़ बताइए कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, जो ये इंटरेक्शन होता है सोसाइटी इंडिविजुअल का, ये अलग होता है टाइम के हिसाब से भी और कल्चर के हिसाब से भी। ऑलराइट, देयरफॉर सोशल साइकोलॉजी इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूसली डेवलपिंग। फिर आता है फिफ्थ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आप चाहे इसकी बात कर लें एजुकेशन में, वही मैंने बताया था, काउंसलिंग इन स्कूल्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, काउंसलिंग एंड सोशल वर्क, अलग अलग जगह पे हम प्रैक्टिकल एरियाज में ये जो नॉलेज होती है हमारी सोशल साइकोलॉजी की, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर पे, मतलब ये कि जो सोशल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मैनी अदर सब्जेक्ट, जैसे कि सोशोलॉजी हुआ, एंथ्रोपोलॉजी हुआ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन स्टडीज, इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, इनमें भी इनपुट देने के काम करता है। ऑलराइट, यही बात हुई। अब हम आते हैं
स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इस स्कोप्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला है एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन फॉर्मेशन, किस तरीके से ह्यूमन इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड होता है बनता है, बदलता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट सोसाइटी, सोसाइटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, ये सारी चीज़। सेकेंड इज ग्रुप बिहेवियर, सोशल साइकोलॉजी स्टडी हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। टीम वर्क भी उसमें शामिल हो जाता है, लीडरशिप, कन्फॉर्मिटी, ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर। फिर आता है सोशल परसेप्शन, सोशल परसेप्शन कि हम क्या परसीव करते हैं लोगों के बारे में, ठीक है, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जज कैसे करते हैं उनको, ये सब भी आ जाता है, ठीक है। फिर आता है प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर हम अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि कास्टिज्म हुआ, रेसिज्म हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, स्टीरियोटाइप्स हुआ, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं कम्युनिकेशन एंड परसुएशन, इसमें हम देखते हैं कैसे कम्युनिकेशन इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पर जो हमारी मीडिया होती है, ठीक है, थ्रू एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कि इंसान के ब्रेन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है, ठीक है। ये चीज़ बताइए किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस होते हैं थ्रू ऑल दिस, इसमें से मीडिया नहीं आएगा, अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन आएंगी, ठीक है। और फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस वही चीज़ है कि हमारी जो फैमिली है, स्कूल है, सोसाइटी है, या बचपन से लेकर बड़े तक हम जिनसे भी इंटरेक्ट किए हैं, ठीक है, किस तरीके से हमने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, सोशल वैल्यू सीखी है, कस्टम सीखा है, ट्रेडिशन सीखा है, और फिर जाके जो हमारी एक पर्सनैलिटी है वो जाके डेवलप होती है। ऑल राइट, ये भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। फिर आते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वही के जैसे फ्रेंडशिप हुआ, अट्रैक्शन हुआ, कोऑपरेशन हुआ, एग्रेशन, सोशल इंटरेक्शन, कि हम एक इंडिविजुअल है वो अलग अलग तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करता है, किसी के साथ में फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होता है, किसी के साथ में थोड़ा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, किसी के साथ में कोऑपरेशन का काम चलता है हमारा, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशंस बोलते हैं इनको। ऑलराइट, तो कंक्लूजन पढ़ते हैं अभी। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि सोशल साइकोलॉजी जो है ओवरऑल इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, और इसी वजह से ये हमको अलग अलग फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है, ठीक है। इसका स्कोप बहुत वाइड है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो सोसाइटी में रियल प्रॉब्लम्स हैं, ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। यही चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ऑलराइट, अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज़ एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम पढ़ेंगे। देखिए, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ नोन एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। देखिए, एक पॉपुलेशन है, मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब हमें इस पॉपुलेशन को, इस पूरी जो मान के चलिए कंट्री है, ठीक है, इस पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हम कुछ लोगों को चूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम सबको चूज़ नहीं कर पाएंगे सैम्पलिंग में, ठीक है, तो कुछ लोगों को चूज़ करेंगे जो कि इस पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब हम कैसे चूज़ करें? अब हमें बायसनेस नहीं दिखाने, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो हम रैंडमली लोगों को चूज़ करते हैं एंड वी एज्यूम कि यहाँ पर सारे लोग जो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट हमको देती है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। इसके अंदर हम देखिए जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, सैंपल्स हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, इट इज डन थ्रू रैंडम मेथड्स, ठीक है। सिंस एवरी मेंबर हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन, द रिजल्ट्स आर मोर रिलायबल एंड कैन बी जनरलाइज टू एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर रैंडम मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं, हम इस पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम इन सैंपल्स को पूरी पॉपुलेशन पे हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मोर रिलायबल क्यों है, क्योंकि हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, यहाँ पर कोई बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, इसका इशू ही नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर हर इंसान की सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है, ठीक है, बिना किसी बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if a researcher wants to study the opinion of college student in a city, probability sampling help in choosing student fairly from different colleges, ठीक है। वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है कि सबको इक्वल चांस मिल जाता है, ठीक है। अब इसकी टेक्निक समझ से तो बेटर अंडरस्टैंड होगा। टेक्निक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब मैं आपको ये ना एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगी, क्योंकि आपको वैसे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे लिखा है इसमें एग्जाम्पल है कि टीचर वांट्स टू सिलेक्ट 20 स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, मान के चलिए क्लास है, ठीक है, यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, और इन 100 स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 20 स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। तो इन 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 20 स्टूडेंट लेने हैं,
ठीक है। शी राइट्स ऑल नेम ऑन अ स्लिप, मिक्स देम एंड रैंडमली पिक्स 20 स्लिप। बेसिकली इसने लॉटरी तरीके की वो निकाल दी कि इसमें ना सारे 100 के 100 स्टूडेंट्स के हम लोग नाम डाल देंगे इसमें, ठीक है, और इनमें से कोई 20 पिक करेंगे, जिसका भी इस लिस्ट में नाम होगा वो ही इनमें हमको फिर रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या है, कोई बायसनेस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया, सबके बराबर चांसेस है कि किसी का भी नाम इस लिस्ट में हो सकता है ना। तो वही चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत रिलायबल है। अब इसमें एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखिए, अब एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द easiest and most common techniques. In this method, every member of the population has an equal chance of being selected. वही किसी का भी नाम लिस्ट में हो सकता है। The researcher may use lottery method, random number table और computer generated number for selection. ठीक है। एडवांटेजेस दिखते हैं इसके, easy to understand, ठीक है, रिड्यूस बायसेस नहीं होती, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट। डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है, डिफिकल्ट विथ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, रिक्वायर्स अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन मेंबर्स। देखिए, ये तो 100 स्टूडेंट है तो ठीक रहा, बट अगर हमें बात करनी होगी एंटायर कंट्री की, मान के चलो, तब हम क्या करेंगे, तब हम सबके थोड़ी ना नाम यहाँ पे डालेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जब डेटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब सैम्पलिंग हमको बड़े साइज में करनी है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर हमने डेटा ले लिया बड़ा, हमने ले लिया 1000 लोग, ठीक है, अब इन 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 100 लोग चाहिए। अब इन 1000 में से 100 लोग ही हमें कुछ सिलेक्ट करने हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर 10th पर्सन को चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लाइन ऑफ 1000 पीपल, ठीक है, अब इस 1000 पीपल में हम हर 10वें इंसान को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये जो 10th इंसान 10th नंबर पे होगा इसको चूज कर लेंगे, ठीक है, फिर अगले 10th पे जो होगा उसको चूज कर लेंगे, फिर अगले 10th पे होगा चूज कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके 1000 लोगों में से हम लोग 100 लोग ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ये भी क्या है, ये भी सेम ही है आपका रैंडम सैम्पलिंग से, बट अंतर ये है कि यहाँ पर डेटा बड़े होने के कारण हम लोग ने हर एक nth वाली चीज ले ली है, ठीक है, ताकि हम इन लोगों को रिड्यूस कर पाए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो वही चीज़ है कि सिंपल है, कोई बायसनेस नहीं है, इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, जस्ट बिकॉज डेटा थोड़ा बड़ा था, हमने इसको शॉर्ट करने के लिए हर एक nth नंबर पे जो भी बैठा होगा ना उसको ही हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें सैंपल थोड़ा कम चाहिए। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है, देखो, सिंपल एंड क्विक, सेव्स टाइम, सेम एज बिफोर। डिसएडवांटेज क्या है, कैन क्रिएट बायस इफ द लिस्ट फॉलोज अ पैटर्न। देखिए, बायस कब क्रिएट हो सकती है, हो सकता है फॉर एग्जांपल मान के चलो कि स्टार्टिंग के 100 लोग जो होंगे वो मेल्स ही होंगे, ठीक है, या मान के चलो हर 10th नंबर पे सिर्फ मेल बैठा हो, तो फिर वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाएगी। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, इनकी वजह से थोड़ा बहुत बायसनेस क्रिएट हो सकता है अगर आपकी सिटिंग में कोई पैटर्न हो। जैसे कि इस सिटिंग में हर 10th पोजीशन पे अगर कोई मेल बैठा होगा तो फिर मेल्स ही सिलेक्ट होंगे, वुमेन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा और हम लोग इसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे लास्ट 2 में क्या था, बायसनेस होने का डर था, बट यहाँ पर क्या है, नहीं है। कैसे, यहाँ पर आपकी चलिए पॉपुलेशन है, मैंने आपको फिर से एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि द रिसर्चर डिवाइड द स्टूडेंट इनटू बॉयज एंड गर्ल्स एंड देन सिलेक्ट द सैंपल फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स। मान के चलिए यहाँ पर एक क्लास है, ठीक है, अब इस क्लास को हमने रिप्रेजेंट करना है, 100 स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, हमको सिर्फ 20 स्टूडेंट्स लेने हैं। ठीक है, अब इस क्लास में गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, तो बायसनेस ना हो। जैसे हमने देखा था हर 10th प्लेस पे वहाँ पे अगर लड़का बैठा होगा ना तो फिर बॉयज़ ही क्लास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटास बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, देयर विल बी 50 बॉयज़ एंड देयर विल बी 50 गर्ल्स। ठीक है, अब इन 50 स्टूडेंट्स में से 10 लोग हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गया, 10 लोग हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और 10 लोग हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो फिर 10-10 की रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो 10 हमारे लड़के हो जाएंगे और 10 हमारी लड़कियां हो जाएंगी। तो 20 जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना हमारे, वो हमारी गर्ल्स को भी इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे और बॉयज़ को भी इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बायसनेस नहीं आ पाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना बात, कि ठीक है, ये वाला जो इशू था पहले में वो अब रिजॉल्व हो गया। तो एडवांटेज क्या है, इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, गर्ल्स बॉयज़, तो हमने 2 स्टेटस बना दिए। अगर हम किसी ऐसी पॉपुलेशन को देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटीज़ है, तो वहाँ पर हम और भी स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं, गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऐसे स्टेटस डिवाइड करना, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर हम आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग पे।
क्लस्टर सैम्पलिंग, देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स और ग्रुप्स usually based on the geographical areas. The researcher randomly selects some clusters and studies all the member within them. एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, देखिए ये आपकी मान के चलिए कोई सिटी है, ठीक है। इस सिटी में पूरे ये जो एंटायर सिटी है हमने इसको डिवाइड कर दिया क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्दर्न क्लस्टर बना दिया हमने, यहाँ पे ये ईस्टर्न क्लस्टर बना दिया, ये वेस्टर्न, ये हमारा सदर्न और ये सेंट्रल, ये भूल जाओ, इसमें कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, ठीक है। और अब हर क्लस्टर से, ये जो हमने 5 क्लस्टर्स बनाए हैं, एक एक स्कूल यहाँ पे से हम उठा लेंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग करेंगे कि हमने एंटायर पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड किया और फिर हर एक क्लस्टर से हम लोगों ने फिर सैंपल्स उठाए। ऑलराइट, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है या एडवांटेज इसकी क्या है, देखिए ये क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन के लिए बहुत सही है, ठीक है। क्लस्टर्स में डिवाइड करके आराम से सैम्पलिंग कर लेते हैं हम लोग, लार्ज पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है, ठीक है। बस ये हमने देखा। ऑलराइट, फिर आते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पर। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्टेजेस को चूज करते हैं। कैसे, सिलेक्टिंग सैम्पल इन डिफरेंट स्टेजेस विथ यूजिंग मोर देन वन सैम्पलिंग मेथड। कैसे, मान के चलिए ये यूपी है, ठीक है। अब यूपी में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स में से हम कुछ ही डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, मान के चलो ये, ठीक है। अब ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करनी है, ठीक है। अब इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, अब इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्कूल होंगे, इतने सारे स्कूल होंगे, और इस वाले डिस्ट्रिक्ट में भी इतने सारे स्कूल होंगे, इसमें भी अलग अलग स्कूल होंगे। अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमने चूज किए, इनमें से हम लोग कुछ स्कूल चूज कर लेंगे, ठीक है। इसमें से 2 कर लिए, इसमें से 2 कर लिए, ठीक है। अब इन स्कूल्स में भी बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे। अब इन बच्चों में से हमने कुछ 2 बच्चे चूज कर लिए, ऐसे यहाँ से भी हमने सेम किया। तो ये क्या है, देखिए एक मल्टी स्टेज है, बहुत अलग अलग स्टेजेस में हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। कि डिस्ट्रिक्ट भी हमने कुछ चूज़ किए, उन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ स्कूल्स चूज़ किए, उन कुछ स्कूल्स में से कुछ बच्चे चूज़ किए, ठीक है। तो अब इससे एडवांटेज क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, प्रैक्टिकल है, हो सकता है ऐसा। लार्ज स्केल रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, इतने बड़े बड़े जब डिस्ट्रिक्ट होंगे तो कुछ डिस्ट्रिक्ट को यूज़ करेंगे हम लोग। तो लार्ज जब पॉपुलेशन होती है तब ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज, देखिए कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से स्ट्रैटिफाई करना, लोगों को अलग अलग स्टेजेस में बांटना बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। एंड चांसेस ऑफ सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेस, सैम्पलिंग एरर भी इंक्रीज हो सकता है यूपी के जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो थोड़े अलग तरीके से ऑपरेट हो रहे हों, ईस्टर्न्स में अलग तरीके से ऑपरेट हो रहे हों, ठीक है। तो और यहाँ पर सिलेक्शन का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हमारे इस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से रिलेट करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, probability sampling techniques are important in research because they help in collecting reliable and unbiased data. Sampling technique में क्या होता है, अनबायसनेस होती है, तो इसलिए क्या होता है, रिलायबल होता है। टेक्निक जैसे कि सिंपल एंड जितनी जितनी हमने भी टेक्निक्स देखी है, सिंपल देखिए, सिस्टमैटिक देखिए, स्ट्रेटिफाइड देखिए, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, ठीक है, यही इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिसर्च पर्पस एंड पॉपुलेशन साइज, ठीक है। पॉपुलेशन छोटा है तो हम लोग सिंपल या फिर स्ट्रेटिफाइड से काम चला लेंगे, अगर बड़ा है तो क्लस्टर, मल्टी स्टेज की भी जरूरत पड़ सकती है। प्रॉपर यूज ऑफ दीज मेथड्स improves द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च फंडिंग, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज एक्सप्लेन द ग्रुप थिंक थियोरी एंड एनोमी थियोरी इन सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी हमने पढ़ा था, इसमें 2 थियोरीज हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं ग्रुप थिंक थियोरी की, ठीक है। ये इरविन जेनिस ने इस थ्योरी को दिया था। इसमें है क्या, देखिए, ग्रुप थिंक्स हैपन when members of group try too hard to agree with each other and avoid conflict. For example, अगर आपका फैमिली है, ठीक है, अब फैमिली में आप फैमिली की एक राय है, ठीक है, आपके मैरिज को लेके, ठीक है। अब आपके मैरिज को लेके इनकी एक राय है, तो आप क्या करेंगे, इनकी राय को ही फॉलो करेंगे, मतलब ये इनके ओपिनियन को फॉलो करेंगे। आपका ओपिनियन क्या कहता है क्या नहीं, आप उसको साइड रख देंगे, आप फैमिली की बात ही मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे, ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो आपके परिवार में। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो इसी को बोलते हैं ग्रुप थिंक थ्योरी, ठीक है। किस तरीके से जो इंडिविजुअल है वो अपने ओपिनियंस को साइड रख देता है और अपनी जो ग्रुप है उसके ओपिनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जस्ट बिकॉज कि उसकी ग्रुप में हार्मनी बनी रहे। ऑलराइट, यही चीज़ बताई गई है। अभी आते हैं, अब एज अ रिजल्ट द ग्रुप में मेक पुअर और रॉन्ग डिसीजन। अब ज़रूरी नहीं है जो ग्रुप डिसीजन ले रहा है वो सही ही हो, ठीक है, हो सकता है वो गलत डिसीजन भी ले लें कभी कभी, ठीक है। तो अब देखिए मेन फीचर देखते हैं थोड़ा सा, मेन फीचर्स ऑफ ग्रुप थिंक।
अब देखिए फीचर देखेंगे तो ग्रुप में यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है, जिस रीजन में आप रह रहे हैं उसका ग्रुप, तो ग्रुप ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है प्रेशर टू एग्री। प्रेशर टू एग्री, तो जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर होते हैं, उनको एक प्रेशर फील होता है कि हमको हमारे ग्रुप की ही बात माननी है, ठीक है, ठीक है, तो वो डिसएग्री नहीं कर सकते, ये चीज़ हो गई। सेकेंड इज लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप अपने ग्रुप की बात मानते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, तो आप एनालाइज ही नहीं कर पाते चीज़ों को अपनी तरफ से। जो ग्रुप बोलेगा वो सही है, जो ग्रुप बोलेगा वो गलत है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते हैं, तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है एक इंसान की। फिर आते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। जस्ट बिकॉज हमारा ग्रुप हमें रिजेक्ट ना कर दे, हमारा ग्रुप हमें आइसोलेट ना कर दे, हमारा ग्रुप हमें क्रिटिसाइज ना करे, हम ग्रुप्स की सारी बातें मानते हैं, ठीक है, उसको अपोज नहीं करते हैं। भले ही हमें लग रहा हो कि हमारा जो ग्रुप है वो गलत डिसीजंस ले रहा है, पर हम नहीं बोलते और हम भी उस डिसीजन में शामिल हो जाते हैं, तो क्योंकि हमको फियर होता है कि हमारा ग्रुप हमें रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर आते हैं इल्यूजन ऑफ यूनिटी। हमको ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप के सारे मेंबर एक ही डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम यूनिटी में हैं, पर ऐसा नहीं होता। लोग अपने ओपिनियंस को साइड रखकर ग्रुप की बातों में हाँ हाँ मिलाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे एग्री कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हाँ कर रहा है क्योंकि उनको फियर ऑफ रिजेक्शन है कि हमारा ग्रुप हमें रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, तो इसको यूनिटी नहीं बोलते, ये एक इल्यूजन है यूनिटी का, ठीक है। फिर आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ग्रुप को ये लगता है कि उनके सारे डिसीजन जो भी हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ रिस्क भी होता है, ज़रूरी नहीं है जो ग्रुप डिसाइड करे वो हमेशा सही होता है। कभी कभी ग्रुप जो होते हैं वो रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कॉज ऑफ ग्रुप थिंक, कॉजेज ऑफ ग्रुप थिंक। अब ये ग्रुप थिंक का कारण क्या है, मतलब क्यों हम इस एक ग्रुप में सोचते हैं, हमारा इंडिविजुअल सोच नहीं, हम ग्रुप में क्यों सोचते हैं। तो ये चीज़ है कि देखिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर यूनिटी, ठीक है, हमको एकता पसंद है, हमको लगता है हमारे सारे ग्रुप के जो मेंबर है वो एक तरीके से सोचें, ये चीज़ हो सकती है। पावरफुल ग्रुप लीडर, एक जो ग्रुप का लीडर होगा वो बहुत पावरफुल होगा, तो वो जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप यही डिसीजन करो जो ग्रुप का है। लैक ऑफ आउटसाइड ओपिनियन, बाहर के जो ओपिनियंस आने ही नहीं देते हैं, ठीक है, एक्सपोजर ही नहीं मिलता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी रहती है हमेशा, ठीक है। क्लोज एंड हाईली कनेक्टेड ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हाईली कनेक्टेडनेस होती है, ठीक है, तो इसलिए वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उनके डिसीजन को प्रायोरिटी देते हैं। इस वजह से क्या है, ग्रुप थिंक में लोग सोचते हैं। फिर आते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप थिंक, क्या इफेक्ट्स हैं इसके। कॉजेस तुमने देख लिए, बैड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ऑब्वियसली जब हम बाहर से नहीं हैं इतना, हम बाहर की चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने मर्जी से सोच रहे हैं, तो कभी कभार क्या हो सकता है, हमारे डिसीजंस बैड भी हो सकते हैं, ठीक है, गलत हो सकते हैं। इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को हम नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं। फेलियर टू कंसीडर ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव ये ट्राई नहीं करते हम, ठीक है। रिस्की एक्शंस एंड पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वही बेसिक चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑफिस और पोलिटिकल ग्रुप्स, मेंबर में सपोर्ट रॉन्ग डिसीजन जस्ट टू मेंटेन पीस इन द ग्रुप, ठीक है। आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में है या फिर ऑफिस में है मान के चले, ठीक है, तो आपके जो कलीग्स हैं किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मान के जो पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, क्रिकेट पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। आप भले ही उनसे एग्री नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे, बट बिकॉज वो आपके मैनेजर हैं, बॉस हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, तो आप हाँ में हाँ मिला देते हो कि चलो ठीक है, ठीक है। इस चीज़ की वजह से क्या होता है, कभी कभी ये तो आप कैजुअल बातें कर रहे हैं, पर कभी कभी अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं उसमें अगर आप हाँ मिला रहे हैं, तब क्या हो जाता है, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई इसमें। तो प्रिवेंशन ऑफ ग्रुप थिंक, आप प्रिवेंट कैसे करें इन चीज़ों को, तो देखिए इनकरेज ओपन डिस्कशन। एक ग्रुप में, चाहे आप एक मीटिंग, आप एक कलीग हो, ठीक है, कलीग से ग्रुप हो एक पूरा, या फिर एक फ्रेंड सर्किल हो, या फिर फैमिली हो, एक ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है। अलाउ क्रिटिसिज्म एंड डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन जो होते हैं उनको अलाउ करना चाहिए, ठीक है। आउटसाइड एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करो, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर फ्रॉम लीडर्स, लीडर का जो प्रेशर होता है इंडिविजुअल पे वो थोड़ा कम रहना चाहिए, ठीक है। लोग जो हैं उनमें थोड़ा सा ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो हमने पहले अपनी जो ग्रुप थिंक थियरी है उसको पढ़ लिया है, अब आते हैं अनोमी थियरी पे। देखिए अनोमी थियरी हमें इमाइल डर्कहाइम ने दी थी, ठीक है। सबसे पहले इस अनोमी का मतलब समझते हैं, बहुत ज़रूरी है इसका मतलब समझना, ठीक है। एक कंडीशन है जहाँ पर सोशल रूल्स और वैल्यूज जो होती हैं बहुत वीक पड़ जाती हैं और बहुत अनक्लियर हो जाती हैं। कैसे, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर पहले लोग क्या थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जब प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ की वर्किंग कंडीशन, ठीक है, वहाँ के सोशल रूल्स, वहाँ की सोशल वैल्यूज़ बिल्कुल अलग थी, ठीक है। फैमिलीज़ अलग थी,
फिर क्या होता है, सडनली इस सोसाइटी के अंदर चेंज आता है और एग्रीकल्चर जो था अब वो कम होके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप एक इंडिविजुअल हैं जो कि एक एग्रीकल्चर सोसाइटी में थे। ठीक है, जहाँ पे आपकी वर्किंग कंडीशन, आपका काम काज, आपका परिवार, आपका सोशल रूल, सोशल नॉर्म, सब कुछ उस एक सोसाइटी के अराउंड चल रहा था। ठीक है, आपका वैसे एक पैटर्न सेट हो गया था कि भाई मेरी जिंदगी ऐसी है। ठीक है, फिर सडनली क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है, इंडस्ट्रीज में बूम आ जाता है। ठीक है, कंजम्पशन हो जाता है, सब कुछ एकदम इंक्रीज। तब आपको इस एग्रीकल्चर से हटके यहाँ की एक फैक्ट्री में आपको एक वर्कर बना दिया जाता है। ठीक है, अब आपको एक वर्कर बना दिया गया है, अब आपका सब कुछ चेंज हो गया, आपका वर्किंग कंडीशन, आप एग्रीकल्चर जो करते थे अब यहाँ से एकदम हटके आपको यहाँ पे फैक्ट्री वर्किंग का काम करना है। ठीक है, आपके सोशल रूल्स, आपके समाज के कुछ रूल हुआ करते थे, अब वो एकदम चेंज हो गए। आप कब जाएंगे, खाना कब खाएंगे, सारी चीज़ आपकी बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। आपका परिवार से जो रिलेशन हुआ करता था वो भी अलग हो चुका है यहाँ से, क्योंकि अब आपको फैमिली के लिए टाइम नहीं है जितना आपको एग्रीकल्चर में था। तो अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपको दूसरी एक कंडीशन में भेज दिया गया है। अब इस कंडीशन में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं, आप इस सोसाइटी में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है सोसाइटी से, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको लोनलीनेस फील हो रही है, आपको पर्पस नहीं पता चल रहा है करूँ मैं क्या। ठीक है, क्योंकि आप इस लाइफस्टाइल से अडेप्टेड थे, आपको एकदम यहाँ भेज दिया गया, रूल्स चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, तब आपका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा डेविएंट हो जाएगा, आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसी कंडीशन को एनोमी बोला है डर्कहाइम ने। ठीक है, अब ये होता कब है, जब एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। ठीक है, आप जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में जा रहे हैं ना, तो एक कंडीशन आती है जो पूरा दौरान वाला फेज होता है, हम बोलते हैं ना दौरान। तो ये जो दौरान वाला फेज है, जब इसको ही ट्रांजिशन बोलते हैं। और ठीक है, और जब ये चीज होती है तो इसको ही एनोमी बोल दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये चीज कि अनोमी किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मेन आइडियाज ऑफ अनोमी थियोरी। तो वही चीज है कि सोशल सोसाइटी नीड्स रूल्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स टू मेंटेन ऑर्डर। वही चीज बताई थी कि देखिए, हर समाज में भले ही सोसाइटी अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती हो, बट हर समाज में, चाहे वो यूएस का हो, इंडिया का हो, किसी का भी हो, रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना होता है हमको। ठीक है, लोग अच्छे से एक ऑर्डर में काम कर पाए। when rapid social changes occur, such as unemployment, poverty, economic crisis और modernization, social norm weakens, इसमें क्या होता है, आपका फिर अनोमी आ जाती है। ठीक है, जबकि सोशल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी तो सोशल चेंज आया था ना, कि आपकी एकदम से चीजें चेंज कर दी गई थी पूरी। एज अ रिजल्ट पीपल फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, उस समाज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम रूल्स नए होते हैं, अलग होते हैं, डेवलप नहीं होते, बन नहीं पा रहे होते एकदम से। दे लूज अ सेंस ऑफ पर्पस नहीं होता, क्राइम होते हैं, सुसाइड होता है, डेविएंट बिहेवियर दिखता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कारण क्या होते हैं एनोमी के? वही मैंने आपको बताया मैंने आपको कि रैपिड सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सब की वजह से ट्रेडिशनल वैल्यू, जो आपकी एग्जांपल में अगर मैंने बताया था, एग्रीकल्चर वैल्यूज जो थी वो आपकी हट गई थी, वीकन हो गई थी। अब एक नई वैल्यूज सेट हो रही थी जिनमें आप अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आपको एनोमिक सिचुएशन मिली। सेकेंड था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, कोई भी इंसान अगर एक ऐसी सिचुएशन में है तो वो अपने आप को समाज से अलग ही कर लेगा, कि उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, है ना। फिर आते हैं वीक सोशल कंट्रोल, फैमिली, रिलीजन, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या करते हैं कि इंसान को कंट्रोल करके रखते हैं, कि इंसान की जो पैटर्न बिहेवियर है कि आपको क्या करना है उसको कंट्रोल करते हैं। जब ये नहीं रहेगा तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो आपको एक इंस्टीट्यूशन ही बता रहा था क्या करना है। फिर आते हैं लैक ऑफ क्लियर गोल्स, आपके गोल्स जब क्लियर नहीं है तब भी आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ एनोमी। एनोमी के इफेक्ट क्या होते हैं? वही चीज़, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, क्राइम, वायलेंस, डिप्रेशन आ जाएगा, सुसाइड रेट बढ़ेंगे, लॉस ऑफ सोशल यूनिटी, यही सब होगा। ठीक है, पीपल मे फील होपलेस एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए एनोमी का मीनिंग क्या है, तभी आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, एंड कंक्लूजन पे अगर हम बात करें तो वही चीज़ है, ग्रुप थिंक थियोरी एंड अनोमी थियोरी, जो दो थियोरीज हमने पढ़ी ना अभी, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल साइकोलॉजी के अंदर। ग्रुप थिंक एक्सप्लेन हाउ प्रेशर फॉर एग्रीमेंट कैन लीड्स टू पुअर ग्रुप डिस्कशन या डिसीजन। ठीक है, एंड वाइल अनोमी थियोरी एक्सप्लेन हाउ वीक social norm creates social confusion and social problem. Both theories help understand human behavior in group. ठीक है, हम क्या समझते हैं इनसे कि ग्रुप में इंसान का क्या बिहेवियर होता है, एंड सोसाइटी एंड शो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग सोशल वैल्यूज एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आई हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी तो उसको जाके ज़रूर फॉलो करना।
ठीक है, उसको ज्वाइन करना जाके, क्योंकि हमारी क्लासेस की सारी टाइमिंग्स जो हैं वो उस ग्रुप में ही आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो उसको भूलना मत, उसको ज्वाइन कर लेना अच्छे से ध्यान से। ठीक है, क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन लेना। और ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अगेन लाइक करना। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ओके, थैंक यू गाइस।